हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 101 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वह भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय से अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाद, ठीक है, वह चर्चा में क्यों है और इसमें प्रमुख बिंदु क्या है, प्रस्ताव के पक्ष में तर्क क्या है और विपक्ष में तर्क क्या है, और जीवन स्वतंत्रता और समानता संबंधी मुद्दे और पूर्व के इससे संबंधित कोई मामले हैं तो इसके बारे में देखेंगे और इसका निष्कर्ष देखेंगे और इसे जो संभावित प्रश्न है वो भी देखेंगे। पहले नंबर तो अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं और आपके पास करंट अफेयर से रिलेटेड कोई मैगजीन नहीं है तो आप इस चैनल से आप डेली इसके मैगजीन का पाठक बन सकते हैं। यह मैगजीन दृष्टि आईएएस के द्वारा दिया जाता है प्रति मंथ। अगर आप तक नहीं पहुंच पाता है तो यूट्यूब के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो आप रेगुलर इसे जुड़े रहें और इसका रेगुलर पाठक बन के अपना पढ़ाई को अच्छे तरीके से जारी रखें। तो दोस्तों देखते हैं कि चर्चा में क्यों है यह मुद्दा, अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाद। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अंतरजातीय और अंतरधार्मिक आधार पर शादी करने वाले दंपतियों और इस मामले में परिवार से अलग हो चुकी महिलाओं तथा उनके परिवार के संबंध में जानकारी जुटाने हेतु एक समिति का गठन किया है। तो यह है चर्चा में, लेकिन इससे जो जितने भी सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं उन सभी को हम बाद में देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं इससे संभावित प्रश्न, जिसे इस टॉपिक को समझना आसानी हो जाएगा। तो कह रहा है कि दो सहमत वयस्कों के बीच वैवाहिक संबंधों को विनियमित करने के लिए अनावश्यक कानूनी हस्तक्षेप न केवल संवैधानिक अधिकारों की गारंटी के खिलाफ होगा बल्कि यह व्यक्तिगत और बुनियादी स्वतंत्रता की अवधारणा को भी क्षति पहुंचाता है। इस कथन के संदर्भ में भारत में अंतरधार्मिक विवाह से जुड़ी कानूनी और सामाजिक चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। तो ये रहा प्रश्न। देखते हैं अब। तो दोस्तों इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यूट्यूब के अबाउट में जाएंगे, इस चैनल के अबाउट में, तो आपका वहां टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ ले सकते हैं। देखते हैं इससे प्रमुख बिंदु क्या है। तो अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह परिवार समन्वय समिति यानी राज्य स्तरीय की अध्यक्षता राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा करेंगे और यह जो समिति लाया गया है राज्य स्तरीय है, इसकी अध्यक्षता जो है वह जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है मंगल प्रभात लोढ़ा वो करेंगे। अगला यह पॉइंट है कि प्रस्ताव के अनुसार यह पहल इन महिलाओं और उनके परिवारों को परामर्श प्राप्त करने, संवाद करने या मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में कम से कम 9 राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा में धर्मांतर विरोधी कानून है पहले से, ठीक है। उसके बाद है कि प्रस्ताव के पक्ष में तर्क क्या है। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी यह 2019-21 की बात है के अनुसार 18 से 49 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं के अपने जीवन साथी द्वारा की गई भावनात्मक, शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करने के मामले में 2014 से 15 में 20.6% से बढ़कर 44.5% की वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट है कि जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ के अनुसार भारत में 3 में से 1 महिला को शारीरिक, भावनात्मक या यौन प्रकृति की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। फिर भी इनमें से 10 में से केवल 1 महिला औपचारिक रूप से पुलिस या स्वास्थ्य पेशेवरों को अपराध की सूची देता है। अगला पॉइंट है कि ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के सतत विकास लक्ष्य 5 को पूरा करने की संभावना नहीं है, जो लैंगिक समानता और वर्ष 2030 तक महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को खत्म करने पर केंद्रित है। अगला है कि विपक्ष में तर्क क्या है। तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हिंसा, घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह में ही नहीं बल्कि यह भारत में प्रत्येक स्तर पर गहराई से व्याप्त और व्यापक रूप से प्रचलित है।
अगला है कि प्रस्ताव इस तथ्य की अवहेलना करता है कि जो महिलाएं अपने समुदायों के भीतर शादी करना चुनती है, उन्हें भी विवाह में जबरदस्ती या हिंसा का शिकार होना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि संकल्प इस संभावना को भी नजरअंदाज करता है कि अंतरधार्मिक विवाह में शामिल पुरुषों को भी हिंसा और शत्रुता का शिकार होने का बड़ा खतरा है। अगला है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो 2019-21 में लाया गया था के अनुसार जो है सर्वेक्षण में शामिल किसी भी प्रकार की शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव करने वाली सभी महिलाओं में से 77% ने कभी भी मदद नहीं मांगी या अपने खिलाफ हुई हिंसा के बारे में किसी को नहीं बताया। ठीक है। तो ये स्थिति हमारे देश की महिलाओं की जो बहुत ज़्यादा ही डरती है। ठीक है। तो ऐसा नहीं अपना, अगर वो भी एक कारण होता है कि अपना घर परिवार न टूटे, इस वजह से वो भी थोड़ा सहम के रह जाती है, ये भी एक कारण हो सकता है। फिर भी लेकिन महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा ही उत्पीड़न किया जाता है। ये सब हमारे समाज में सबसे बड़ा मुद्दा है। अगला देखते हैं कि यदि इस प्रस्ताव का इरादा महिलाओं की रक्षा करने का है तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता 1807 जैसे कानून पहले से ही उपलब्ध है। अगला देखते हैं कि जीवन स्वतंत्रता और समानता संबंधी मुद्दे। तो महाराष्ट्र सरकार का यह प्रस्ताव भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। अगला है कि यह प्रस्ताव अनुच्छेद 21 के संवैधानिक जनादेश के विपरीत महिलाओं के जीवन, अंग, गोपनीयता और स्वतंत्रता को भी खतरे में डालता है। अगला पॉइंट है कि प्रस्ताव में यह माना गया है कि अंतरधार्मिक विवाह पर नजर रखने और अपने माता पिता से अलग महिलाओं के बीच मेल मिलाप को प्रोत्साहित करने से महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होंगे। अगला है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ऐसे विवाहों पर नजर रखने से महिलाओं को शारीरिक हिंसा से बचाया जा सकता है। अगला है कि यह उन जोड़ों के लिए और अधिक खतरा उत्पन्न कर सकता है जो पहले से ही परिवारों के खतरों और दबाव का सामना कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कि प्रस्ताव में यह नहीं बताया गया है कि समिति कैसे मदद करेगी। अगला है कि पूर्व के मामले हैं कुछ ऐसे, जैसे कि सफीन जहां बनाम अशोक के एम मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में पसंद के व्यक्ति से शादी करने के वयस्क अधिकार की घोषणा की थी। अगला है कि लक्ष्मीबाई चंद्रागी बी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परिवार या समुदाय की सहमति तब आवश्यक नहीं है जब दो वयस्क व्यक्ति एक विवाह में प्रवेश करने के लिए सहमत होते हैं। अगला है कि पसंद को गरिमा के एक अटूट हिस्से के रूप में रेखांकित करते हुए न्यायालय ने कहा कि जहां पसंद का मामला है वहां गरिमा के बारे में नहीं सोचा जा सकता है। अगला है कि नवंबर 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि सभ्य राज्यों में धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता एक बुनियादी मानव अधिकार है तथा राज्य एक व्यक्ति के धार्मिक या नैतिक विश्वास की जांच नहीं कर सकता। अगला है कि निष्कर्ष क्या है, तो यह पहली बार है कि राज्य सरकार अब निजी पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता और मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगी। अगला है कि प्रस्ताव के कमजोर आधार से पता चलता है कि सरकार निर्णय लेने से पहले प्रमुख हितधारकों से परामर्श करने में विफल रही है। अगला है कि भारत में अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह को कानूनी रूप से समर्थन दिया गया है। संविधान के अनुसार सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता है कि वे किसी से शादी करें, समान धर्म या अलग धर्म के व्यक्ति के साथ। हालांकि अंतरजातीय विवाह को कुछ स्थानों पर समर्थन देते हुए और कई स्थानों पर अस्वीकार करते हुए भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने साथियों के साथ भी, दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उसे भी फायदा हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।